Assalamu alaikum. Today we are going to do the proof of Huffman coding algorithm. So पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि Huffman coding है क्या. So this is an encoding algorithm. आपके पास characters हैं जो आपने encode करने हैं to save in computer or to transmit. So इसमें हमने देखा था कि we have fixed length codes where each code word has the same length, and we have variable length codes where code words may have different lengths. और इस एग्जांपल में हमने देखा था कि फिक्स्ड लेंथ कोड्स के केस में ज़्यादा स्पेस यूज़ होती है एंड वी वांट टू सेव स्पेस जो कि वेरिएबल लेंथ कोड में हम अचीव कर सकते हैं. इसमें हमने यूनिक डिसाइफरेबिलिटी भी देखी थी कि आपकी इनकोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो यूनिकली डिकोडेबल हो. तो ऐसे कोड्स हमने देखा था कि वो हैं जो प्रीफिक्स फ्री कोड्स होते हैं, वो यूनिकली डिकोडेबल होते हैं. सो प्रीफिक्स फ्री कोड्स या प्रीफिक्स कोड्स क्या होते हैं कि जिसमें किसी एक करेक्टर का कोड किसी दूसरे करेक्टर के कोड की प्रीफिक्स ना हो. सो दोज आर प्रीफिक्स कोड्स. और ये हमने अपनी ऑप्टिमल सोर्स कोडिंग प्रॉब्लम डिफाइन की थी जिसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या था कि हमने प्रीफिक्स कोड्स जनरेट करने हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने नंबर ऑफ़ बिट्स को मिनिमाइज़ करना है. सो ऐसे सारे सॉल्यूशंस जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो आपको प्रीफिक्स कोड्स दे रहे होंगे वो आपके फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, और ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें आपकी नंबर ऑफ़ बिट्स मिनिमम यूज़ हो रही होंगी वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. सो इसके लिए हमने देखा था हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम. तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इसमें क्या है कि आपके पास ये करेक्टर्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं. आप हफमैन ट्री जनरेट करते हैं. आप स्टार्ट करते हैं यूजिंग 2 एलिमेंट्स विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी. उनको मर्ज करते जाते हैं. एजेस को आप लेबल्स दे देते हैं 0 और 1. लेफ्ट चाइल्ड को आपने 0 कहा है, राइट चाइल्ड को 1 कहा है, और आपने इनको मर्ज कर दिया है. और इस नोड को आपने n1 का नाम दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी है sum of frequency of left and right children. So we keep on doing this. अब one more thing. So जब हमने ये नोड मर्ज कर दिया तो हम सेट S में से ये C और D नोड्स ओमिट कर देंगे और इसकी जगह n1 ऐड कर देंगे, और फिर इसके बाद हम वही प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे. 2 लीस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स को हम एट अ टाइम कंसीडर करेंगे और उनको मर्ज करते जाएंगे. सो ए और बी को हमने मर्ज किया. यहाँ पे भी हमने लेफ्ट चाइल्ड को 0 कहा है, राइट चाइल्ड को 1 कहा है, और ये इनकी मर्ज्ड नोड है. सो एट द एंड ऑफ दिस वी गेट अ ट्री. दिस इज़ द हफमैन ट्री. और हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसे हम कोड कैसे बना सकते हैं. सो करेक्टर ए का कोड आपने बनाना है तो यू हैव टू मूव फ्रॉम द रूट टूवर्ड्स द करेक्टर ए, और ये जो एजेस के ऊपर लेबल्स हैं ये उस करेक्टर का कोड होगा. और हमने ये भी देखा था कि ये प्रीफिक्स कोड्स होते हैं. वो किस तरह से कि कोई भी करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर के पाथ में नहीं आ रहा, इस वजह से किसी करेक्टर का कोड किसी दूसरे करेक्टर के कोड की प्रीफिक्स में नहीं होगा. सो ये हमारा कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई हो रहा है इन हफमैन कोड्स में. आज हम देखेंगे कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हमें देते हैं. सिर्फ कंस्ट्रेंट नहीं सेटिस्फाई कर रहे, मतलब फिजिबल सोल्यूशन तो है ही, इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो अच्छा, ये इसका वही जनरल आइडिया है जो हमने अभी डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ विल सी फॉर्मल प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ हफमैन कोडिंग. बट बिफोर गोइंग टू द प्रूफ we'll actually prove a few lemmas that we will use in our proof of correctness. The proof is a little bit involved, but a very neat proof nonetheless. So I hope you guys will appreciate it once you understand this. So this is our first lemma. An optimal prefix code tree must be full. That is, every internal node has exactly 2 children. So आपका जो optimal prefix code tree है जो आप हफमैन कोडिंग में जनरेट करेंगे, उसमें उसको प्रूव करने में आपके लेमा यूज़ करेंगे. सो दिस लेमा सेज कि ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड ट्री फुल होना चाहिए, यानी हर इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. तो
इसका प्रूफ ये है कि इफ़ सम इंटरनल नोड हैड ओनली वन चाइल्ड, जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल शो हो रही है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मर्ज दीज टू नोड्स, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहा है आपके कोड में। सो यहाँ पे इस नोड के ऊपर जो भी करेक्टर होगा, जब आप इसका कोड निकालेंगे इसमें से ट्रेवर्स के रूट से यहाँ तक जब आएंगे, तो ये जो दरमियान में इंटरनल नोड जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा नोड। सो वी कैन रिप्लेस दिस नोड विद दिस चाइल्ड, और जो इसका एक ही चाइल्ड है ना, यूनिक चाइल्ड है, हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास एक ज़्यादा ऑप्टिमल ट्री आ सकता है। सो ज़रूरी है कि आपका जो प्रीफिक्स कोड ट्री हो वो फुल होना चाहिए, क्योंकि अगर फुल नहीं होगा तो इसका मतलब है वो ऑप्टिमल नहीं है। उसको उसकी जगह हम कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन बना सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दिस नोड विच हैज़ वन चाइल्ड विद इट्स यूनिक चाइल्ड। आप इसे ये समझ सकते हैं कि हम ये बाय कंट्रोडिक्शन प्रूव कर रहे हैं कि लेट्स से कि आपके पास ऐसा ट्री है जिसके अंदर कोई एक इंटरनल नोड है जो फुल नहीं है, यानी इट डजंट हैव टू चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल दिस वन, then we could simply get rid of this node and replace it with its unique child. This would decrease the total cost of the encoding. So ये हमारी इस क्लेम को कंट्राडिक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वी कैन से कि ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड में हमेशा आपके पास फुल नोड्स होंगी। Now we have our second lemma. So lemma 2 is basically like an exchange argument. Exchange argument अगर आपको याद हो तो हमने फ्रैक्शनल नैपसैक का जब प्रूफ ऑफ करेक्टनेस किया था तो उसमें हमने एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट के थ्रू उसको प्रूव किया था कि हम अपना जो ग्रिडी सोल्यूशन था और बल्कि हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहे थे, उसको हम ग्रिडी सोल्यूशन जैसा बना रहे थे, ठीक है। तो और हर पॉइंट के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर हम ये प्रूव कर रहे थे कि आफ्टर एवरी चेंज दैट सोल्यूशन वाज स्टिल एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो वही आइडिया यहाँ पे भी यूज हो रहा है। सो लेट्स से टी इज अ प्रीफिक्स कोड ट्री। अब ये ऑप्टिमल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये एक प्रीफिक्स कोड ट्री है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसमें कुछ चेंज करेंगे इस ट्री के अंदर और एक नया ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे टी प्राइम। और वो चेंज हम क्या करेंगे कि हमारे पास, सो दिस इज आवर ट्री, प्रीफिक्स कोड ट्री टी। दिस इज नॉट ये हमारा ग्रिडी जो सोल्यूशन आ रहा है ना हफमैन कोडिंग से, ये वो नहीं है, ये एक वैसे ही कोई प्रीफिक्स कोड ट्री है। सो इसके अंदर हमारे पास what do we have here? So this is a node X और आपके पास नोड B यहाँ पे है, ठीक है। और हमने नोड B और X को एक्सचेंज करना है आपस में, ठीक है। और हमने ये प्रूव करना है कि इसको जब हम एक्सचेंज कर देते हैं उसके बाद भी इस ट्री की कॉस्ट सेम रहती है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आती। ये लेमा हम जब हम प्रूफ करेंगे, फॉर्मल प्रूफ देखेंगे ना इसका हफमैन कोडिंग का, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे जब हम अपने एक्चुअल सोल्यूशन को यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन को ग्रिडी सोल्यूशन जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, उस टाइम हम ये लेमा यूज़ करेंगे। So T is a prefix code tree and T prime is the tree obtained by swapping two leaves X and B in T. So X is also a leaf and B is also a leaf. So these are the conditions कि f of x जो है वो लेस देन है, it is less than and equal to f of b, यानी frequency of f actually denotes frequency here and d denotes depth here. So f of x is less than equal to f of b, यानी इस x की फ्रीक्वेंसी लेस है b की फ्रीक्वेंसी से, एंड डेप्थ ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू डेप्थ ऑफ b। ऑब्वियसली x की डेप्थ लेस है क्योंकि ये तो बिल्कुल शुरू में आ रहा है इस ट्री के, और b की डेप्थ ज़्यादा है। सो अगर ये हफमैन कोड ट्री होता तो x यहाँ पे ना होता कभी भी। अगर x की फ्रीक्वेंसी b से कम होती तो x हमारा लीफ होता, b कहीं ऊपर होता हमारी ट्री के अंदर। So just to remind you guys again, this is not a Huffman code tree. ये simply कोई एक prefix code tree है T. So अच्छा, ये दो conditions तो हमने explain कर दी कि f of x is less than equal to f of b and d of x is less than equal to d of b. Then b of
टी प्राइम वुड बी लेस देन इक्वल टू बी ऑफ टी। सो ये टी है, बी ऑफ टी रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ आर ट्री टी। कॉस्ट किस सेंस में है? नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में। और हमने क्या प्रूव करना है कि जब हमने इसमें ये चेंज किया है, हमने जब x और b को स्वैप किया है और हमारे पास t प्राइम नया ट्री आया है, तो उसकी कॉस्ट या उसकी नंबर ऑफ बिट्स b ऑफ t प्राइम इज लेस देन इक्वल टू b ऑफ t। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमें ये चेंज विदाउट एनी कॉस्ट हम कर सकते हैं। सो लेट्स सी द प्रूफ। So these are our two trees. This is t and this is t prime obtained by swapping x and b. b of t prime. So b of t prime को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये b of t के इक्वल होगा एक तो, ठीक है, लेकिन अब इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो हमें वो चेंजेस इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने होंगे। सो b of t जो भी ओरिजिनल प्राइस थी, कॉस्ट थी इस ट्री की, इसमें से हमने पहले x की कॉस्ट सब्ट्रैक्ट की है। ये जो x को यहाँ ऐड करने की कॉस्ट कितनी आ रही थी? f of x इंटू डी ऑफ एक्स। इसी तरह हम कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट का फॉर्मूला जो हमने ऑप्टिमल सोर्स कोडिंग प्रॉब्लम में देखा था, वो हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते थे डेप्थ के साथ या लेंथ ऑफ कोड वर्ड के साथ। लेंथ ऑफ कोड वर्ड वाज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ दैट कैरेक्टर, सो हम ये लिख सकते हैं। सो x की कॉस्ट हमारे पास क्या है? f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, यानी जो ये जो नोड x है, ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स के अंदर कितनी बिट्स ऐड कर रही है। जब हम समेशन करके सारी बिट्स का टोटल निकालते हैं, तो हमारे पास ये x नोड f ऑफ x इंटू डी ऑफ x नंबर ऑफ बिट्स ऐड कर रही है, और b कितनी बिट्स ऐड कर रही है? f ऑफ b इंटू डी ऑफ b, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ b मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ b और द लेंथ ऑफ कोड वर्ड ऑफ b, ठीक है। अब पहले तो हमने इसमें से ये कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी x और b की, ठीक है। b ऑफ t में से हमने सबसे पहले ये कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी जो x और b इसमें ऐड कर रहे थे। अब हमने t प्राइम के निकालने हैं, ठीक है, तो अब हमें इसमें ये जो b हमने यहाँ पे ऐड किया है, इसकी ये प्राइस ऐड करनी होगी, और जो x इस पॉइंट पे ऐड हुआ है, ये प्राइस ऐड करनी होगी। सो ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम x की प्राइस ऐड कर देते हैं इसमें। x की प्राइस अब क्या है? f ऑफ x यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ x मल्टीप्लाई बाय d ऑफ b, यानी b की डेप्थ जो यहाँ पे थी पहले, d ऑफ b यानी t से यहाँ से आपने यहाँ b तक आना है। सो आपने इसको b की पोजीशन पे रखा है, तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ b के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में आप ऐड कर देंगे b की कॉस्ट। सो b की कॉस्ट अब क्या है? f ऑफ b मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ x, क्योंकि ये x की पोजीशन पे आया है। सो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे इन इक्वेशंस को। b ऑफ t प्लस, इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे थोड़ा सा, आप एक दो स्टेप्स आप खुद भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ b मल्टीप्लाई बाय d ऑफ b माइनस d ऑफ x। अब हमने शुरू में कंस्ट्रेंट क्या रखा था? f ऑफ x इज लोअर देन लेस देन इक्वल टू f ऑफ b। सो ये जो हमारे पास टर्म होगी, दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी ये नेगेटिव टर्म होगी। और b की डेप्थ ज़्यादा थी, क्योंकि b ज़्यादा डेप्थ पे था, ठीक है, और x की डेप्थ कम थी, तो ये जो सेकंड टर्म है, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जब दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। सो अब ये जो फैक्टर है पूरा का पूरा, ये नेगेटिव होगा जो b ऑफ t के अंदर से अब यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ दिस b ऑफ t प्राइम इज एक्चुअली लेस देन b ऑफ t, क्योंकि हमने ये देखा है कि b ऑफ t प्राइम की कॉस्ट जो है वो b ऑफ t में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल रही है।